और नमस्कार, प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो केंद्र के बाद महाराष्ट्र फिर हरियाणा में कांग्रेस को हराकर बीजेपी ने इन राज्यों में कमल खिलाया। मोदी लहर ने इसे खूब सींचा और अब ये लहर पूर्वोत्तर की तरफ मुड़ गई है। प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। सियासी पंडित जहां इसे बीजेपी की इन राज्यों में जमीन पक्की करने की रणनीति के तौर पर देखते हैं, तो कुछ इसे चीन की अरुणाचल में चल रही चालाकी के मुंहतोड़ जवाब के तौर पर नजर फरमाते हैं। इससे इतर क्या होगी मोदी की प्राथमिकताएं, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब में हम हमारे कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं आज के प्राइम टाइम का। तो साल 1997 में प्रधानमंत्री के तौर पर एचडी देवेगौड़ा ने पूर्वोत्तर का 4 दिन का दौरा किया था। उसके 17 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां 4 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गुवाहाटी के मालेगांव से मेघालय के बीच चलने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी आतंकवाद और विकास जैसे कई मुद्दों पर जमकर बोलते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में रैली को संबोधित कर पूर्वोत्तर की 4 दिन के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मेघालय के मेदिपाथर से गुवाहाटी के बीच पहली बार चलने वाली रेलगाड़ी का शुभारंभ किया। इसके अलावा भैरवी में मिजोरम के सालरंग के बीच रेल ट्रैक का शिलान्यास भी किया। अपने दौरे के अगले दिन रविवार को प्रधानमंत्री देश भर के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों की बैठक में शरीक होंगे, जिसमें आईएसआईएस समेत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा होगी। रविवार को होने वाली पुलिस महानिदेशकों की सालाना बैठक में आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से निपटने पर खास जोर रहेगा। रविवार को 9 बजे प्रधानमंत्री पुलिस महानिदेशकों की बैठक को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 12 बजे से 1:15 बजे के बीच प्रधानमंत्री गुवाहाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करेंगे। रविवार दोपहर बाद प्रधानमंत्री नागालैंड रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की ये पहली पूर्वोत्तर यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री रहते एचडी देवेगौड़ा ने पूर्वोत्तर राज्यों की 4 दिनों की यात्रा की थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों में 4 दिन बिताने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे। सियासी पंडितों की माने तो मोदी का ये दौरा बीजेपी के लिए बहुत अहम बताया जा रहा है। मोदी के इस दौरे को इन राज्यों में बीजेपी की जमीन पक्की करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही इस दौरे की अहम एक बात और है, चीन और पाकिस्तान की रणनीति को मात देने की बीजेपी की नीति। इस दौरे के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल में चीन के जरिए हो रही घुसपैठ को भी टक्कर देने की रणनीति तैयार करने पर जोर दे सकते हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान इन राज्यों का दौरा किया था, जहां की 24 सीटों में से बीजेपी को 10 सीटें मिली थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की जनता से विकास का भी वादा किया था और इन इलाकों और यहां रहने वाले लोगों को मुख्य धारा में लाने की बात कही थी। मोदी का ये दौरा वोट पक्का करने और बीजेपी को कांग्रेस की मांग में मजबूत करने का पहला कदम हो सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली और तमाम जगहों पर पूर्वोत्तर के लोगों पर हो रहे हमले पर भी संजीदगी दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पूर्वोत्तर दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उल्फा की धमकियों के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा को काफी सख्त कर दिया है। चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात कर दिया गया है। मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब उल्फा की स्थापना के 24 साल पूरे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिवसीय नॉर्थ स्टेट का दौरा कई मायनों में अहम है। ना सिर्फ इसलिए कि यहां पर हमेशा ये इल्जाम लगाती रही हैं यहाँ की सरकारें, यहाँ की जनता की केंद्र में बैठी सरकारें यहाँ पर कभी ध्यान नहीं देती, इसलिए भी मायने रखता है कि 17 साल बाद आखिर किसी प्रधानमंत्री को इन राज्यों की याद आई है। 1997 में एचडी देवेगौड़ा ने इन राज्यों का रुख किया था और उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे ये राज्य
स्थापित ही नहीं है भारत में। ये राज्य अपने विकास के लिए अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ तमाम ऐसे बुनियादी मुद्दे थे जिसको लेकर हाहाकार मचाते रहे, लेकिन आज तक ना कभी मीडिया ने इन राज्यों के विकास को लेकर पहल की और ना ही सरकारों का ध्यान इन तरफ गया। हालात ये हैं कि आज ये राज्य तमाम विकास से संबंधित संपदाओं को लेकर पूर्ण है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो विकास की रफ्तार है काफी हद तक बाकी राज्यों के मुकाबले कमजोर पड़ी है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी ललित खजूरिया न्यूज रूम में मौजूद हैं। साथ ही मेहमानों की बात की जाए तो सबसे पहले आपसे तारुफ कराते हैं, अब्दुल बासित साहब हैं, नेता हैं आरजेडी से। बहुत बहुत स्वागत है बासित साहब आपका चर्चा में। साथ ही वीरेंद्र कुमार हैं, प्रवक्ता हैं हिंद कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका। साथ ही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कि इन राज्यों में सरकारें हैं, बात की जा रही है इन 7 सिस्टर्स की। उन 7 सिस्टर्स में से 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार चल रही है, तो कांग्रेस का पक्ष लेना बेहद अहम है। यहां पर हमारे साथ भगत विदुड़ी जी हैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। ललित, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। यहां पर बार बार कहा जाता है कि यहां की जनता हमेशा नाराज रहती है केंद्र सरकार से, कि केंद्र सरकार यहां पर कभी अपना रुख नहीं करती। आखिरकार नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने कम से कम इस नाराजगी को काफी हद तक दूर किया है। कुणाल, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री ने वहाँ का दौरा नहीं किया, लेकिन अक्सर इन राज्यों की तभी याद आती है जब वहाँ पर तो चुनाव होते हैं या फिर कोई आपदा आती है, इनको तभी याद किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें, चाहे हम असम की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, मेघालय की बात करें, तो ये राज्य कभी भी नेताओं के लिए कभी भी ये पोटैटो सेलिंग वाला काम नहीं रहा कि हाँ जी ये भी कभी चर्चा में रहते हैं। इनकी याद तभी आती है जब ये राज्यों में चुनाव होते हैं। पिछले 2 साल पहले जब देखा गया कि आसाम किस तरह से सुर्खियों में आया था, क्योंकि वहां पर दंगे हुए थे, उन दंगों को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। लेकिन उस दौरान प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दौरा किया था, अगर हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उस समय वो प्रधानमंत्री थे, काफ़ी देर बाद किया था। तो जाहिर सी बात है, इन लोगों का दर्द हमेशा ये रहता है कि जिस तरह से बाकी राज्यों को जो अहमियत दी जाती है या फिर बाकी राज्यों की जो राजनीति की गतिविधियों को जो मीडिया दिखाता है, हमें क्यों इग्नोर किया जाता है। बार बार इन राज्यों को इतना ज़्यादा इग्नोर किया गया है कि इन राज्यों में जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों की जिस तरह से भरमार है, इन राज्यों का इस्तेमाल नहीं किया गया। आपने जिस तरह से रिपोर्ट में दिखाया कि HD देवेगौड़ा वहाँ पर इन पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर गए थे, जाहिर सी बात है 4 दिन के लिए, ये 18 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि कोई 4 दिन के लिए मतलब प्रधानमंत्री 4 दिन के दौरे के लिए इन राज्यों को दौरा कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इन राज्यों में जाकर अब कई घोषणाएं करेंगे, जाहिर सी बात है बिजली परियोजना का भी वो यहाँ पर शिलान्यास करेंगे। अब जिस तरह से इन्होंने अभी रेल का आगाज़ किया था, रेल यात्रा का अभी शाम को किया, वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों में एक उम्मीद जगाता है कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं। लेकिन इन राज्यों को जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं सबसे पहले अब्दुल जी के पास आता हूं। अब्दुल जी, क्या वाकई ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री की, इससे कहीं ना कहीं इन राज्यों में विश्वास आएगा कि हाँ हम भी इसी देश के ही नागरिक हैं? देखिए, हम इस बात से ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले दिनों जो सरकारें रही हैं, उन सरकारों के खिलाफ जो वहाँ का एक लोकल समुदाय खड़ा होता था, वो आज की मौजूदा सरकार के बनाए हुए व्यंग थे। आज विरोध की भावना इसलिए भी नहीं उठ रही है वहाँ पर मोदी साहब के जाने से कि इन्होंने वहाँ पर एक ऐसा, पहले से ही एक UPA गवर्नमेंट रही हो या वहाँ की लोकल कोई भी गवर्नमेंट रही हो, इन लोगों ने पहले से वहाँ एक जनाधार ऐसा तैयार कर रखा था जो हमेशा ही सरकार के खिलाफ रहता था। आज ऐसा एक नया मुद्दा हमें सुनने को मिल रहा है कि देश में वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने मोदी जी के विरोध में अभी तक कुछ सड़कों पर नहीं कहा है, क्योंकि ये सारी जितनी भी जो भी जनमानुष वहाँ फैलाए हुए हैं, वो भाजपा गवर्नमेंट की जो आज सत्ता में गवर्नमेंट है उसी के फैलाए हुए थे। तो आज उनको कैश करने का टाइम आया है, तो मोदी जी 4 दिन की नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर गए हैं। अब्दुल साहब, अगर मैं दंगों की बात करूं, आसाम के दंगों की बात करूं, तो वहां पर बीजेपी का क्या रोल था? सरकार तो उनकी थी, कांग्रेस की सरकार थी, और जो बांग्लादेश से जो घुसपैठ कर कर आए थे उनका और वहां का जो लोकल लोग थे उनके बीच में ये लड़ाई थी। इसमें बीजेपी ने क्या कर दिया? फिर
यानी कि कुल मिलाकर अगर अच्छे काम भी हो रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत की जा रही है, तो मतलब मुखालफत ही करनी है। देखिए, सत्ता की चाहत में पिछले 60-70 साल से आरएसएस के लोग लगे हुए थे। आज गवर्नमेंट बेशक उनके हाथ में है, सब कुछ है, मगर ये जो जितना भी पुराना जो लड़ाई झगड़े और इस तरह के दंगे वहाँ हमेशा पनपे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो केंद्रीय शासित हमारी सरकार है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है पिछले दिनों में। ये मुझसे कहीं किसी भी आधार पर कहलवा दीजिए आप। चलिए, ये आपकी सोच हो सकती है, क्योंकि सियासत तो करनी है, कहीं ना कहीं बहाना तो चाहिए। वीरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? इसमें मेरा ये कहना है कि देश को पूरे को विकास की ज़रूरत है और विकसित होना जरूरी है। यदि कोई भी सरकार से यही उम्मीद की जाती है कि वो आए, पूर्वोत्तर राज्य है, पश्चिमोत्तर जितने भी राज्य हैं, सभी को बराबर भागीदारी लेकर चले। यदि कोई भी सरकार अच्छा कार्य करती है तो वो सराहनीय है, लेकिन चुनावी माहौल में यदि इस तरीके का मिसयूज होता है या इस तरीके के लोगों को बहकावा जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसमें हमारा सिर्फ इतना वीरेंद्र जी, अभी कोई चुनाव नहीं है वहाँ पर जी, इस तरीके ये माहौल जो बनाया जा रहा है ये अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए ये गलत है, और यदि देश के हित के लिए किया जाता है तो हम इसका समर्थन करें। देश के लिए आप ही बता दीजिए देशवासियों को कि सही क्या है और कब प्रधानमंत्री को वहाँ जाना चाहिए, किन हालातों में जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो वहाँ पर है नहीं। और विकास की अगर बात कर रहे हैं, विकास की यदि बात की जाती है तो देशों में विकास की ज़रूरत है और वो उसकी उम्मीद कर जाते हैं। हर सरकार से उम्मीद है इस बात की कि वे विकास करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें, दंगों को रोकें और उग्रवाद को रोकें। इस तरीके के जितने भी घटनाएं हैं वे देश के सामने नहीं आनी चाहिए। ये इसके लिए तो सराहनीय काम है, यदि कोई भी सरकार उठाती है ये अच्छा काम है। भगत जी, आप क्या कहेंगे? अब प्रधानमंत्री साहब गए हैं, 18 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री 4 दिनों की उन राज्यों में जा रहा है जिनका कोई हम वजूद तो है, लेकिन राजनीति पार्टियों के लिए वो कोई अहमियत नहीं रखता। याद नहीं आती, याद तभी आती है जब चुनाव हों या फिर 2 साल पहले जो दंगे देखे गए थे असम में, तब याद आई, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, वरना उनको पूछता नहीं है इन राज्यों में। लेकिन प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि हाँ, मुझे सबके राज्यों के लिए विकास करना है। देखिए ललित जी, पहले तो मैं आपकी उस बात का जवाब दूं जो आपने कहा था कि मीडिया को कोई समय नहीं मिला इन राज्यों को दिखाने का। तो मीडिया को समय नहीं मिला। मीडिया में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन राज्यों की उतनी ज़्यादा हम उपेक्षा करते हैं। मीडिया नहीं, देखिए, मीडिया में तो तभी चीज़ें आती हैं। मीडिया में तो हमने तब दिखाया था जब आपने असम में जब दंगे हुए थे, आपने उनको छुपाने की कोशिश की, मीडिया ने वो दिखाया। मीडिया वो दिखाता है, यहाँ पर गलत होता है वो दिखाता है मीडिया। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए ये क्यों इन राज्यों को इग्नोर किया जाता है, ये सवाल है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जो आपने बोला, मैं तो बात को पूरा कर रहा हूँ। आपने कहा मीडिया ने भी नहीं दिखाया, चलो आप इस बात पर तो एग्री करेंगे? नहीं, हमने इन चीज़ों को एग्री नहीं करते, हमने दिखाया। चलो मत कीजिए आपने एग्री, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो मीडिया 24 घंटे मोदी जी को दिखा रहे हैं, वो मीडिया के लोगों को पीटा जा रहा सरेआम, क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये इस आज़ाद हुए हमें इतने साल हो गए, क्या ये एक अपनी बात भी कोई पत्रकार नहीं रख सकता? उसके खिलाफ भी आवाज़ उठ रही है। आप ये बताइए, इस दौरे को लेकर आप क्या कहेंगे? उसके लिए अलग से हमने आवाज़ भी उठाई है, विरोध भी किया है, और आज भी हमने विरोध किया था, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताइए कि इन जो राज्यों का जो दौरा हो रहा है उसको आप किस तरह से ले रहे हैं? जी, आप इसको इतने बड़े संजीदा मुद्दे को आप इतने हल्के में कैसे ले सकते? हम कैसे, हमने कोई हल्के में नहीं लिया, हमने बाकायदा उसकी रिपोर्ट करवाई, उस पर एक्शन होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं इन राज्यों को लेकर किस तरह से किसी एक भी पदाधिकारी ने, किसी एक बड़े नेता ने, भाजपा के ने क्या माफ़ी मांगी मीडिया के कर्मियों से? क्या उनका ये नैतिकता के आधार पर क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था? सारे बड़े बड़े इनके जो जितने भी प्रवक्ता हैं वो सारी बातें रखते हैं, लेकिन क्या ये नहीं बोल सकते थे? वो उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि जो मीडिया आपको इतना हाइप करके दिखा रही है, उनके साथ ऐसा कर रहे हैं तो आम जनता और ये छोटे प्रदेश क्या उनकी मीडिया का तो हर बार कहीं ना कहीं ये झेलना पड़ता है। मीडिया को हर बार इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का आप जिक्र देख लीजिए। पिछले दिनों उनसे ज़मीन के सौदे के बारे में कुछ पूछा तो कैसे भटक गए, क्या किसी ने माफ़ी मांगी? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा कोई नेता नहीं है सर, दामाद हैं, ऐसी फैमिली के दामाद हैं जो कांग्रेस उनको बचाने के लिए ना जाने क्या क्या कुछ करती रही। देखिए, आप मिक्सअप कर रहे हैं।
नहीं, मिक्सअप आप कर रहे हैं ना। नहीं, मैं भगत जी, मिक्सअप मेरा नहीं एक कर रहा अहम हूँ। सवाल है, हम लग रहा है मुद्दे से भटक रहे हैं। जिस चर्चा को लेकर हमने कार्यक्रम का आगाज किया था वो चर्चा कहीं और सटकती नजर आ रही है। आप मुझे सिंपल से एक क्लियर कट आंसर दीजिए। भारत के पूर्वोत्तर 7 राज्यों की, 8 राज्यों की जब बात निकलकर सामने आती है तो 5 राज्यों की हम बात कर रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी का विजिट है। जी। 5 राज्यों में आपकी सरकारें हैं। लोकसभा चुनाव अब जब 2014 के संपन्न हुए, 24 में से 10 सीटें बीजेपी निकाल कर ले गई। नागालैंड की बात की जाए, 1 सीट है, नागा फ्रंट पीपल की सरकार है वहां पर, वो भी बीजेपी के साथ चले गए। बात की जाए त्रिपुरा की, वहां पर भी सीपीएम की गवर्नमेंट है, वो भी बीजेपी को सपोर्ट लेकर रह गई। अब ऐसे में आप किस रूप में देखते हैं नरेंद्र मोदी की यात्रा को? क्या आप लोग को लगता है चुनावी इस यात्रा है या फिर सिर्फ विकास के एजेंडे को लेकर ही मोदी दिल्ली से लेकर नागालैंड का सफर करते नजर आते हैं? देखिए, ये मैं इनकी सरकार आए हुए, भाजपा की सरकार आए हुए 6 महीना चल रहा है जी तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी, जो 6 महीने में इन्होंने ये ट्रेन चालू कर दी। जी, ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए बधाई देता हूं मैं इन्हें। ये यूपीए के ही काम है जिनका ये उद्घाटन करने जा रहे हैं। 5 साल इन्हें सिर्फ उद्घाटन करने में ही निकलेगा, जी, जितने भी हमने काम किए हैं। तो ये इसका क्रेडिट लेने गए हैं। और सियासी, और 10 सालों में जो इन राज्यों को नजरअंदाज किया गया उसका क्रेडिट कौन लेगा? हमने कभी नज़रअंदाज नहीं किया, चाहे वो पूर्वोत्तर राज्य के विकास की बात हो, चाहे वहाँ के लोगों की सुरक्षा की बात हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो। हमने कभी भी, हमारी पार्टी ने कभी इनको नज़रअंदाज नहीं किया। और ललित जी, मैं आपको बताऊं, आप ही के चैनल पे 1 साल पहले जब दिल्ली का इलेक्शन नहीं हुआ था, उससे पहले एक बच्चे की डेथ हुई थी, मौत हो गई थी दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने, भाजपा के ने हमारी श्रीमती शीला दीक्षित जी से इस्तीफे तक की मांग कर दी थी, जबकि उनके अंडर दिल्ली गवर्नमेंट नहीं थी, दिल्ली पुलिस नहीं थी। और अभी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, आई थिंक डेट तो मुझे याद नहीं, अभी एक बच्चे की डेथ हुई है। क्या इस पर किसी भी भाजपा के किसी बड़े नेता ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया जाहिर की? भगत विदुड़ी जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस नीडो तानिया की हत्या को लेकर आप यहां पर उल्लेख करते नजर आते हैं, उसको लेकर एक बसु बरुआ नाम की कमेटी का गठन हो चुका है। जो जिस हत्या को लेकर अभी आप चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर भी कार्रवाई जारी है, आरोपी पुलिस की हिरासत में है। आप मुद्दे से ना भटकिए, आप मुझे ये बताइए, विकास के एजेंडे को लेकर जो मोदी सरकार वहां का रुख करती नजर आ रही है, कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? वहां पर 45 मिलियन की पॉपुलेशन है इन 5 से 8 राज्यों में। दिल्ली के चुनाव है, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट वोटर का एक बहुत बड़ा यही तबका चीज है मैं और जानना चाह रहा यही था मुद्दा आपसे। है। इसी वजह से वो ये दौरा, मैं बता रहा हूँ, यही दौरा है सिर्फ सियासी जमीन अपनी तलाशने का। देखिए, अगर हम चलिए तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी तो दिल्ली में कितना टारगेट किया जाता है। अगर हम पिछले 10 सालों में देखें कितने बच्चों के कत्ल हुए, यहाँ पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को यहाँ तक की जजमेंट देनी पड़ी कि हाँ, इन नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जिस तरह से आप तंज कसते हैं उस पर रोक लगाई गई। ये तो फिर आपकी सरकार के दौरान भी कुछ हुआ था ना। क्यों इन चीज़ों को इतना राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है? क्यों नहीं उन चीज़ों के लिए हल निकाला जाता? क्या वाकई ये राजनीति में इतने सक्रिय नहीं होते? इन राज्यों को कोई पूछता नहीं है, इसलिए इन यहाँ के लोगों को भी नहीं कोई पूछेगा? देखिए ललित जी, ये बहुत दुख की बात है कि हमारे दिल्ली में, राजधानी के अंदर, हमारे ही देश के किसी बच्चे के साथ इस तरह की हरकतें होती है। ये बहुत ही दुख की बात है और इसकी हम जितनी भी निंदा करी जाए उतनी कम है। मैं ये बोल रहा हूँ कि पीछे जो कोई छोटी सी घटना होती थी तो उसके लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो आज क्या कर रहे हैं, मैं उस बात पे कह रहा हूँ। और जहाँ तक ये अभी जो इंक्वायरी की बात कर रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ, मैंने इंक्वायरी की तो मैं बात नहीं की, वो तो दिल्ली पुलिस अपना काम कर ही रही है। वो भी जिन्होंने उनका मर्डर किया था उस बच्चे का, वो जेल में पड़े हुए हैं आज भी। जी बिल्कुल, वो उस टाइम भी पुलिस ने काम किया। विदुर जी, बात यह है कि इन पर जो अटैक हो रहे हैं वो कैसे रुकने चाहिए? क्यों नहीं राजनेता, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, वो क्यों नहीं इनके फेवर में आते? हमें अपनी सामाजिक राजनीतिक सोच बदलनी पड़ेगी सबसे पहले। हम वही मैं कहना चाहता हूं, हर चीज को हम राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं, ये सोच अगर बदलनी है तो वाकई ये दौरा भी तो सोच एक बदलाव के लिए किया जा रहा है कि उन लोगों को अपनाया जाए, साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनमें ये विश्वास जगाया जाए कि हाँ, आप भी हमारे ही जैसे हैं, आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको भी विकास का हक है। ललित जी, वो तो हमारे हैं, उनको ये कहने की जरूरत नहीं, और वो भी अपना चुके हैं। और कांग्रेस सरकार ने पिछले 10 सालों में
उनके लिए जितना किया उतना तो आप देखते हैं ये कितना करते हैं। और जहाँ तक आप इस बात की कह रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, मैं उन सभी के लिए, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है और ये आगे चल के हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगी। चलिए विदुर जी एक अहम सवाल है। वर्ल्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट लेकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। यहाँ पर बात निकलकर सामने आई कि राज्य सरकार बड़े तौर पर केंद्र सरकार के जो धन के बजट होते हैं उस पर निर्भर करती है। यहाँ पर जो पूर्वोत्तर के राज्यों में धन बजट का आवंटन किया जाता है, इनमें से 90% मुफ्त होता है, जबकि 10% के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अब ऐसे में राज्य सरकारों तक पैसा सही से पहुंच नहीं पाता, जिसके चलते यहाँ पर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी संभलती नजर नहीं आती, विकास और डेवलपमेंट नहीं होता। और ये पिछले 10 साल की रिपोर्ट है। अब ऐसे में सीधे सीधे कांग्रेस सरकार के ऊपर, क्योंकि यूपीए सरकार आपकी थी, आपके ऊपर इल्जाम उठते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम है, ठीक, लेकिन वहाँ पर जितना डेवलपमेंट यूपीए सरकार ने किया है, अच्छा, उसका ये 10% भी कर दे तो मैं बहुत बड़ी बात मानूंगा इनकी। ये आप जो आज मोदी जी जो ट्रेन का उद्घाटन करने गए हैं, ये यूपीए 1 की देन है। यूपीए 1 में जब श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे घटक दल थे और वो रेल मंत्री थे, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। श्री मनमोहन सिंह जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे और ये भी उसी टाइम की देन है जिसका ये रिबन काट के आए हैं आज। तो ऐसा नहीं है कि इनको नज़रअंदाज किया है। हाँ, कुछ कमियां जरूर रही है, मैं उसके लिए मैं मानता हूं कि कुछ कमियां रही हैं और वो कमियां हम आगे आने वाले समय। कुणाल, जिस तरह से जो भी रिपोर्ट आती है वो हमेशा ये देखने को मिलती है कि जब भी केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह का भी अगर उन्हें मदद दी जाती है, चाहे वो हज़ारों करोड़ों की हो या फिर जितनी भी हो, उसका अगर सही ढंग से आवंटन हो और उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो तो किसी भी राज्य को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यही सवाल उठते तो आ रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार से आपको सपोर्ट मिलती है, फाइनेंशियल इतनी सपोर्ट मिलती है, फिर उसका विकास क्यों नहीं हो पाता उन राज्यों का? ये सबसे बड़ा सवाल है। चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी की भी केंद्र में सरकार, वो सब राज्यों के लिए बजट आवंटन करती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो सरकारें कितना उसका इस्तेमाल करती है। अगर सही ढंग से किया जाए तो शायद ही कोई राज्य पीछे रहे। मेरे सहयोगी नवदीप जी है। नवदीप जी, आप इन दौरों को किस तरह से लेते हैं? जिस तरह से प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के राज्यों के 4 दिन के दौरे में, और सबसे बड़ा सवाल है, अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। अगर असम की बात करें तो बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं वो वहाँ पर आकर अपना कब्जा करते हैं और 2012 में हम वो दंगे भी देख चुके हैं। ललित, मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री का ये जो अरुणाचल प्रदेश या पूर्वोत्तर राज्यों का जो दौरा है, इनको हम दोनों एंगल से देखेंगे, राष्ट्रीय एकता के हिसाब से और राजनीति के हिसाब से भी। अगर मैं लोकसभा चुनाव से अगर थोड़ा पहले की बात करूं, तो चाहे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के मसले हों, चाहे पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर हों, तो दोनों ही जगह पे जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर, सेना हमारे सैनिकों के सिर काटे गए, उसी तरह अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह चीन ने बार बार वहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश की, अपना वहाँ पे एक तरह का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की कोशिश की, भारत का जो नक्शा था, अपने भारत के जो हिस्से थे उसे अपने नक्शे में दिखाने की कोशिश की। तो ये बड़ा कारण था कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर रहा, कि एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसके कारण कांग्रेस को काफ़ी सीटों का नुकसान हुआ। और बीजेपी को इन दोनों ही जगह पे, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे पूर्वोत्तर हो, तो दोनों राज्यों में ही जहाँ बीजेपी कभी कहीं दिख नहीं रही थी, तो बीजेपी को वहाँ पे बड़ी सीटों का लाभ मिला है। अभी अगर हम बात करें तो चाहे पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो, तो चीन की जो भारत को लेकर जो पॉलिसी है उसको कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाने के लिए मोदी का एक बड़ा क्लियर स्टैंड है। सबसे पहले सत्ता में आते ही उन्होंने किरण रिजिजू को गृह राज्य मंत्री बनाया, ताकि किसी भी तरीके से पूर्वोत्तर राज्यों की उपेक्षा ना हो, वहाँ पे डेवलपमेंट हो, वो जो वहाँ के जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं वो तेज़ी से चल सके। तो उसके बाद अभी रिसेंट जो प्रधानमंत्री के सबसे जो विश्वसनीय नेता जो माने जाते हैं, अजीत डोभाल, उनको चीन के साथ जो सीमा विवाद है, हम बात करें 1962 की जंग के बाद जो अभी तक LAC का जो लाइन एक्चुअल कंट्रोल है उसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, तो उस पर बातचीत करने के लिए उन्होंने अजीत डोभाल को स्पेशल वहाँ पे जो अधिकारी नियुक्त किया है और चाइना ने भी इसका स्वागत किया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चीन के साथ जो चीन की पॉलिसी है पूर्वोत्तर राज्यों के लेकर अपना दबदबा बनाने की, तो उसको ख़त्म करने के लिए, और वो उसका जो चीन का ये मुद्दा है और वहाँ के लोगों के दिल में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कि वाकई वो भारत का हिस्सा हैं और वो किसी भी जगह पे कभी उपेक्षित नहीं हो रहे,
तो जाहिर सी बात है कि पीएम वहाँ पर गए हैं लोगों में विश्वास की किरण पैदा करने के लिए। और दूसरा कुल मिलाकर मान सकते हैं